हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये टॉपिक में हम ये देखेंगे गाइस कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश की है हमारे गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो गाइस, फर्स्ट ये चीज हम देखेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी में जो रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है, इट इज ऑलमोस्ट आफ्टर 34 इयर्स। 34 इयर्स के बाद ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई है। थ्रू विच, किसके थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। ओके गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स, कि सेलियंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो इट इज गोइंग टू रिप्लेस 10+2 स्ट्रक्चर। जो हमारा 10+2 स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करेगा और उसके जगह पे क्या आएगा गाइस, उसके जगह पे आएगा आपका 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। ठीक है, 10+2 स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके आएगा आपका 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। ओके, पहले जो 5 है वो रहेंगे 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, बाकी के जो 3 है वो रहेगा 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, फिर और आगे का जो 3 है वो रहेगा 11 to 14 इयर्स के बच्चों के लिए, और लास्ट का जो 4 है वो रहेगा 14 से 18 इयर्स के बच्चों के लिए। ओके गाइस, यहां पे एज ग्रुप्स डिफरेंट ये किए गए, मेंशन किए गए हैं कि 5+3+3+4 जो करिकुलम स्ट्रक्चर आएगा वो कौन से एज ग्रुप के लिए आएगा। तो पहला 5 जो है वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, दूसरा 3 जो है वो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, तीसरा जो थर्ड है वो आएगा 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और लास्ट वाला जो फोर्थ है वो आएगा 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। नेक्स्ट गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है एज पर आवर प्रीलिम्स, जो आपको याद रखना है कि इस कमिटी को चेयर किसने किया था, हु इज द लीडर ऑफ दिस कमिटी। तो द लीडर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमिटी जो है वो है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए बनता है कि प्रीलिम्स में ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको कि ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, इसको किसने चेयर किया था, कौन इसके लीडर है, तो वो है आपके डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ओके गाइस, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि व्हाट आर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हाईलाइट, कि इसकी हाईलाइट्स क्या क्या है। ओके, तो पहली चीज हमको ये देखने मिलती है कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के ये सभी लोगों को गवर्न कौन करेगा, एक सिंगल रेगुलेटर। बराबर, कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मतलब 12th के बाद आप जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर जो भी डिफरेंट कॉलेजेस हो, इन सब के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा, सिर्फ और सिर्फ लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कॉमन नॉर्म्स रखे जाएंगे किसके लिए, प्राइवेट स्कूल के लिए एंड पब्लिक हायर स्कूल, मतलब पब्लिक हायर एजुकेशन, मतलब पब्लिक स्कूल जो है, मतलब अपनी गवर्नमेंट स्कूल जो है एंड प्राइवेट स्कूल जो है, इनके लिए कॉमन नॉर्म्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है और प्राइवेट का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, सबके लिए कॉमन नॉर्म्स होंगे। एमफिल जो कोर्स है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स लिए जाएंगे नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन, कि वहां पे आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, इस तरह से एग्जाम्स को डिजाइन किया जाएगा, ना कि आपका रटा हुआ जो आपका ज्ञान है वो चेक किया जाएगा, यहां पे आपका नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट ये है कि टिल क्लास 5, ठीक है, क्लास 5 तक आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो आपको मिलेंगे थ्रू होम लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज। मतलब क्लास 5 तक जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो होंगे आपके मदर टंग में या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें, या होम लैंग्वेज, जो भी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस में आपको मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा अप टू क्लास 5। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स लिए जाएंगे टू बी हेल्ड फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक बार 12th तक आपका हो जाता है, बराबर, तो उसके बाद जब आप आगे डिफरेंट कॉलेजेस में ज्वाइन करोगे तो उसके लिए आपका होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ओके गाइस, स्कूल करिकुलम जो है उसको कोर कंसेप्ट जो है उसको उससे रेड्यूस करके वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपका वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, और ये कब से होगा, फ्रॉम क्लास 6 से। ठीक है गाइस, किस तरह से मैं आपको यहां बताऊं कि
अभी आप स्कूल में पढ़ते हो तो कोर कंसेप्ट्स होते हैं, बराबर, आप डेफिनेशंस रखते हो, ये सारी चीजें होती है, तो इसको रिड्यूस किया जाएगा और उसके साथ में क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन मतलब क्या, ये होता है स्पेसिफिक कोई फील्ड रिलेटेड एजुकेशन, जैसे कंप्यूटर साइंस आ गया एज एन सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इन वोकेशनल एजुकेशन में। और ये कब होगा, आफ्टर क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 के बाद ये वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लास 5 तक क्या होगा, आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा किसमें, रीजनल लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट गाइस ये देखते हैं हम लोग कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसका फोकस किस में है, इसका फोकस है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग में। ये कैसे कि पहले देयर फर्स्ट फोकस विल बी ऑन ग्रेडेड एकेडमिक सिस्टम। ग्रेडेड एकेडमिक मतलब क्या कि आज के दिन में आप स्कूल में एग्जाम्स देते हो तो जब फाइनल रिजल्ट आता है तो आपको एज एन परसेंटेज मिलते हैं, जैसे 75% आपको मिल गए, फिर आपको 80% मिल गए, 95%, इस तरह से होता है आपका एज इन जब आपका रिजल्ट आता है तब। अभी यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा ग्रेडेड एकेडमिक। ग्रेडेड एकेडमिक का मतलब क्या कि परसेंटेज की जगह पे आएगा आपको ग्रेड्स, जैसे ए ग्रेड मिला आपको, बराबर, फिर ए प्लस एज इन ग्रेड, बी प्लस, इस तरह से ग्रेडेड एकेडमिक किया जाएगा। ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी इंस्टीट्यूशंस को। ओके गाइस, जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस लेने हो और फाइनेंशियल के रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हो तो ऑटोनॉमी दी जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंस दिया जाएगा इंस्टीट्यूशंस को। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि गवर्नमेंट का ये प्लान है टू अचीव अ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 50% बाय 2035। ठीक है, अब ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या है कि कितने बच्चों ने स्कूल जो है वो ज्वाइन की है, मतलब कितने बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, उन्होंने स्कूल में एनरोलमेंट किया है, बराबर। तो ये हमें कहां तक लेके आना है, ये हमें लेके आना है 50% तक। और कौन से साल तक, 2035 तक हमें इसे 50% तक लेके आना है। नेक्स्ट, स्कूल लर्निंग रिफॉर्म्स, कि स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा किस तरह से पढ़ाया जाएगा और उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। तो यहां पे हम देखते हैं गाइस कि द सेंटर सेट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसका फोकस क्या रहेगा, दे आर गोइंग टू रिड्यूस कोर्स बर्डन, कि जो कोर्स बर्डन मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स का जो कोर्सेस है इसको कम किया जाएगा। और वहां पे क्या लेके आएगा कि स्टूडेंट्स विल बी अलाउ फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बराबर, कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है तो हमारे कैसे होता है 2 1 2, सामने बोलते हैं 2 1 2, इस तरह से कम करके क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि कोई राजा के बारे में आप पढ़ रहे हो तो एक्टिविटीज कराओ कि वो राजा का किस तरह से क्या क्या चीजें उसने की है, एक्टिविटी करा के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाओ उन लोग से। ओके, ऐसे नहीं कि टेक्स्ट बुक खोल दी, सामने मैडम पैराग्राफ पढ़ रही है, यहां पे आपको पैराग्राफ समझा रहे, उस तरह से नहीं करेंगे, उस पैराग्राफ के रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाई जाएगी और उस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ओके गाइस, फिर इट विल प्रपोज कि स्टूडेंट्स को जो है लाइफ स्किल्स पढ़ाई जाए। लाइफ स्किल्स का मतलब क्या कि कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, वो इंप्रूव करे लोगों का, फिर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो लेके आए बच्चों के अंदर, बराबर। नेक्स्ट जो है डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें जो है वो बच्चों को सिखाई जाएगी, जो कि हालांकि अभी स्कूल में सिखाई नहीं जाती। ठीक है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना कि किसी चीज में आप एनालिसिस कैसे कर सकते हो। हमें स्कूल में क्या कराया जाता है कि सिर्फ रटो, एग्जाम दो, वो रटी हुई चीज आप पेपर पे लिख दो और पास हो जाओ, पर अभी ये सारी चीजें भी इंट्रोड्यूस की जा रही है विद देयर मैंडेटरी सब्जेक्ट, कि जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है उसके साथ आपको लाइफ स्किल के सब्जेक्ट्स भी सिखाए जाएंगे। इट विल ऑल्सो फोकस ऑन इंक्रीजिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये तो गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका फोकस है कि टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा करना फॉर लर्निंग पर्पस। आज हमारे देश में कोविड-19 जैसे इश्यूज चल रहे हैं, अभी स्कूल्स चल रहे हैं, बराबर, किस पे, जूम ऐप पे आज के दिन लेक्चर्स होते हैं स्कूल्स के अंदर, बट कई सारी डिफिकल्टीज आई थी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये ऐप को समझने के लिए, हम इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। तो नए जो स्कूल रिफॉर्म्स में यही बताया गया है कि हमें इंक्रीज करना है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग, ताकि अगर ऐसे पैंडेमिक टाइप भी कुछ सिचुएशन आ गया तो अपना स्कूल का काम चलता रहे। ओके, और टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।
नेक्स्ट गाइस कि ये जो 5+3+3+4 जो है ये फॉर्मेट को डिवाइड किया है कैसे कि पहले जो 5 साल है उसको कहा जाएगा आपका फाउंडेशन स्टेज। ओके, फर्स्ट 5 जो है इट इज योर फाउंडेशन स्टेज, फिर बाकी का सेकेंड का जो थर्ड है आगे की 3 साल वो है आपका प्रिपरेटरी स्टेज जो कि होगा आपका क्लास 3 to 5। क्लास 3 to 5 को कहा जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, फिर उसके आगे के जो 3 साल है क्लास 6 to 8 वो होगा आपका मिडिल स्टेज। ठीक है, आगे के जो 3 साल है फ्रॉम क्लास 6 to 8 वो होगा आपका मिडिल स्टेज, और लास्ट का जो 4 इयर्स है जो होगा आपका 9 to 12 स्टैंडर्ड वो होगा आपका सेकेंडरी स्टेज। ओके गाइस, पहले जो 5 साल है वो होगा आपका फाउंडेशन स्टेज, दूसरा होगा प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा होगा मिडिल स्टेज और लास्ट होगा आपका सेकेंडरी स्टेज। इसी तरह 5+3+3+4 फॉर्मेट को किस तरह डिवाइड किया है, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनका एम क्या है कि कोई भी बच्चा जो है वो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी को लॉस ना करे, बराबर, और उसे पूरा मौका मिले एक्सेल करने को। ठीक है, चाहे वो कौन से भी हालात में हो, किसी मतलब गरीब हो, गरीब से गरीब बच्चे तक को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, बराबर, उसके सर्कमस्टेंसेस ऑफ बर्थ और बैकग्राउंड को ये सारी चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। गरीब से गरीब बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए। नो चाइल्ड विल लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एक्सेल। ओके गाइस, एंड स्पेशल एम्फेसिस दी जाएगी किसको, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप को। अभी ये कौन है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जैसे कि हो गया आपका जेंडर, जेंडर मतलब लड़कियों का एजुकेशन हमें बढ़ाना है, सोशियो कल्चरल मतलब अपने देश में कास्टिज्म भी काफी हमें देखने मिलती है कि कुछ गांवों में आपको देखने मिलेगा कि सिर्फ अपर कास्ट के बच्चों को पढ़ना अलाउड है, लोअर कास्ट के बच्चों को स्कूल में एंटर भी नहीं करने देते, तो इनको भी हमें अच्छे से एजुकेट करना है। फिर ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज एंड डिसेबिलिटीज, पहले मैं डिसेबिलिटीज बता दूं कि हमारे बीच में हमारे सोसाइटी में कुछ स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन मतलब वो थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, तो उन्हें भी पूरा राइट हमें देना है एजुकेशन में, बराबर। एंड ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज कि कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसे गांव है जहां पे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक प्रोवाइड हो नहीं पाया है। कितने जगह पे आपको देखना पड़ा होगा कि गांव से लेके स्कूल तक काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, बराबर। तो ऐसे जो गांव को, ऐसे ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज को हमें ढूंढना है और वहां पे स्कूल्स को, एजुकेशन सेंटर्स को डेवलप करना है। ठीक है, यही कहा है यहां पे कि स्पेशल एम्फेसिस देना है हमें किसको, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप को। ओके गाइस, नेक्स्ट कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को एनकरेज किया जाएगा टू एस्टैब्लिश क्या, उनको बनाने हैं बाल भवंस। ठीक है, बाल भवंस क्या है, ये है डे टाइम बोर्डिंग स्कूल, बराबर, और ये क्या करेगा, ये दिन में आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज करवाएगा, करियर रिलेटेड एक्टिविटीज यहां पे होगी, प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज यहां पे होगी इन बाल भवंस में। और स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज किया जाएगा एज सामाजिक चेतना केंद्र, बराबर, कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी जो स्कूल है, बराबर, तो एज इन कुछ समय के लिए ही वहां पे स्टूडेंट्स होते हैं, उसका और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको आपका यूज कैसे करोगे, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी यूज एज सामाजिक चेतना केंद्र, जहां पे आपके वेलफेयर प्रोग्राम्स के जो काम है वो आप कर सको, बराबर, सामाजिक चेतना केंद्र के थ्रू। ओके गाइस, नेक्स्ट रोबस्ट टीचर ट्रेनिंग एंड करियर पाथ, बराबर, कि अभी हमने स्टूडेंट्स के बारे में तो सोच लिया कि स्टूडेंट्स को हमें क्या क्या देना है, किस तरह से क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, बस साथों साथ हमें टीचर्स को भी उस तरह से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स का भी अपलिफ्ट हमें करना है, साथों साथ हमें टीचर्स को भी ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जो टीचर है उनकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो रोबस्ट ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू वो आएंगे, बराबर, उनका जो प्रमोशंस होगा वो मेरिट बेस पे होगा, बराबर, पीरियोडिक अप्रेजल्स एंड परफॉर्मेंसेस उनकी देखी जाएगी एज एन टीचर्स के, मतलब उन पे टोटली ध्यान दिया जाएगा कि कौन सा टीचर अच्छा है और वो अच्छे से परफॉर्म करे, बराबर, परफॉर्मेंस बेसिस उनका अप्रेजल होगा, उनका प्रमोशन होगा टीचर्स का। ओके गाइस, फिर और एक चीज है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, ठीक है, ये डेवलप किया जाएगा बाय किसके थ्रू, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2022। ठीक है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एनपीएसटी, इसको डेवलप किया जाएगा किसके थ्रू, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन जो है बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन,
बाय 2022 इसको बनाया जाएगा इन कंसल्टेशन विद किसके कंसल्टेशन के थ्रू? एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया, टीचर्स एंड एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अक्रॉस ऑल रीजन्स। बराबर, ये इसका काम क्या होगा गाइस? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, कि यहां पे टीचर्स के व्हाट यू कैन से कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीजें ये बॉडी ध्यान देगी, एनपीएसटी। ओके गाइस, उनका रिक्रूटमेंट से लेके उनका परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें ये नेशनल प्रोफेशन फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स जो है वो ध्यान देगी। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। जबकि आपको स्टार्टिंग में समझ में आया होगा कि एक ऐसा पॉइंट रखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि क्लास 5th तक आपको जो भी कुछ करना है, क्लास 5th तक आपको जो भी कुछ करना है वो आपको किस में करना है? आपको आपके रीजनल लैंग्वेज में करना है। ओके गाइस, तो टू एंश्योर प्रिजर्वेशन एंड ग्रोथ एंड वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या सोचा है कि इंस्टीट्यूट बनाई जाए, किस किस की? ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी। दूसरी इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्रकृत, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट्स बनाई जाएगी ताकि हमारी लैंग्वेजेस को हम क्या कर सके? हम प्रिजर्व कर सके, ठीक है, फिर आगे जाके उन्हें प्रमोट भी कर सके। बराबर, तो हमें प्रमोशन करना है हमारे इंडियन लैंग्वेजेस का, बराबर, प्रिजर्व करना है, ग्रोथ करना है। बराबर, आज के दिन हमको यह दिखाई पड़ता है गाइस कि हम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज पे आ गए हैं। ऑफ कोर्स हमारा मोड ऑफ एजुकेशन इंग्लिश में होता है एंड एवरीथिंग। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं गाइस कि अगर आप चाइना में देखो, बराबर, तो चाइना का जब जिनपिंग भारत में आता है तो अपना ट्रांसलेटर लेके आता है। बराबर, मोदी जी से जब जिनपिंग को बात करनी हो तो थ्रू ट्रांसलेटर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना का जो जिनपिंग है वो अनएजुकेटेड है, उनको प्राउड है अपनी लैंग्वेज पे, बराबर, और वो अपनी लैंग्वेज को ही ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो उसी तरह हमें भी हमारे लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। बराबर, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, बस साथों साथ और भी कई लैंग्वेजेस है जो इंपॉर्टेंट है। उसी बेसिस पे इन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट बनाने के सोचे, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्रकृत, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ओके गाइस, तो इसमें क्या होगा कि ये फैसिलिटेट किया जाएगा आपकी इंस्टीट्यूशन के साथ, कोलैबोरेशन किया जाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एमएस यूनिवर्सिटी है बड़ौदा में, बराबर, तो वो कोलैबोरेट करेगी किसके साथ? हार्वर्ड के साथ। हार्वर्ड आके एमएस के अंदर कैंपस लगाएगा, ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा कि वडोदरा में जितने भी लोग रहते हैं वो एमएस के अंदर जाके हार्वर्ड की जो टीचिंग है वो उसका व्हाट यू कैन से लुफ्त उठा पाएंगे कि हार्वर्ड की जिस तरह से पढ़ाई है, तो हार्वर्ड को कहा जाएगा कि आप अपना एक कैंपस खोलो एमएस के अंदर। फिर एमएस के जो बच्चे हैं, वडोदरा के जो बच्चे हैं, उन्हें वडोदरा में बैठे इंटरनेशनल जो टॉप वर्ल्ड की रैंक और यूनिवर्सिटीज है या कैंपसेस है उसके बारे में जानने मिलेगा, किस तरह से पढ़ाई जाती है वहां पे, बातें सारी चीजें जानने मिलेगी घर बैठे बैठे। तो वही है आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि बाहर की जो बड़ी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उनको भारत में बुलाओ, हमारे एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूट्स उसके साथ वो कोलैबोरेट करे और यहां पे अपना एक ओपन कैंपस खोले, ठीक है। उसके थ्रू क्या होगा कि भारत के जो बच्चे हैं उन्हें घर बैठे ही इंटरनेशनल स्टडीज के बारे में सारी चीजें उन्हें पता चलेगी, बराबर, घर बैठे ही आपका बहुत सारे काम हो जाएंगे। नेक्स्ट गाइस, कि ये सारी चीजें तो हमने देख ली अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि किस तरह से हमें स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करना है, टीचर्स के बारे में भी हमने देखा कि किस तरह से हमें उन्हें तैयार करना है। पर कुछ कंसर्न्स भी है, ठीक है, कि भारत जैसा देश है, ठीक है, हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो बहुत सारे कंसर्न्स उठेंगे। जब हम नई चीज लेके आते हैं तो कई कंसर्न्स रहते हैं कि कैसे हम कुछ चीजों को अचीव करेंगे। पहला ये कंसर्न है गाइस कि द गोल जो रखा है इन्होंने कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रखा है, तो वो जो गोल है वो काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, बराबर, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखो अभी के दिन में तो 25.8% है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन एंड 68% इन क्लास 9, मतलब क्लास 9 तक
कितने बच्चे आते हैं? 68% तक बच्चे क्लास 9 तक होते हैं भारत में, और 25% जो है इन हायर एजुकेशन, मतलब 10th के बाद जो हायर एजुकेशन आता है 10, 12th के बाद कितने बच्चे पढ़ते हैं? सिर्फ 25.8%। और उसमें इंडिया क्या सोच रहा है? इंडिया सोच रहा है हम 50% तक कर लेंगे 2035 तक, बराबर। तो ये काफी अचीव करने वाला जैसा एज इन नंबर नहीं है। हमें धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर बढ़ना चाहिए, बराबर। डायरेक्टली हम ऐसे ऊपर नहीं बढ़ सकते। ये कंसर्न उठाया है कि ये जो नंबर गोल रखा है 50% ऑफ ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन एंड 100% इन सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है, आर लॉडेबल, कि ठीक है, बहुत अच्छा आपने टारगेट सेट कर लिया कि 50% हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करेंगे हायर एजुकेशन में, 100% हम करेंगे सेकेंडरी स्कूल, बराबर। पर फिलहाल जो हमारे देश की हालत है तो उसमें 25.8% है हायर एजुकेशन में एंड 68% है क्लास 9 में। तो ये जो हमने नंबर्स यहां पे सेट किए हैं वो काफी अचीव करने में हमें मुश्किल आ सकती है, वो एक कंसर्न उठाया गया है। नेक्स्ट गाइस, कंक्लूजन इसका यह है कि एंड में हमको क्या जानना है कि ये जो पॉलिसी लाई गई है तो इनका एम क्या है कि वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कंटेम्पररी कर सके एंड स्किल ओरिएंटेड बना सके। ओके, कि बच्चों को हम पढ़ा तो रहे हैं और स्किल ओरिएंटेड बनाए। आज के दिन आप बीकॉम कर लेते हो, बीएससी कर लेते हो, ठीक है, डिफरेंट आप 12th स्टैंडर्ड तक देखते हो, तो कई बार हमें आफ्टर ग्रेजुएशन ये लगता है कि हमने जो भी पढ़ा है स्कूल में उसको हम रियल लाइफ में कुछ भी चीज अप्लाई नहीं कर पाते, बराबर। तो हम उन्हें स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन दे, बराबर, बच्चों को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है ये वाला, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको रीनेम उसने एचआरडी मिनिस्ट्री जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एचआरडी मिनिस्ट्री को अलग नाम दिया, बराबर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम अलग रखा और वो है अब से एजुकेशन मिनिस्ट्री। मतलब आपकी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो अब से कहलाएगी क्या? वो कहलाएगी अब से एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके गाइस, ये रिकमेंडेशन किसने दिया था? ये दिया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमिटी ने, कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो है अब से कहलाएगी, अब से क्या कहलाएगी? इट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हमने किया रिफॉर्म्स का, तो ये आगे जाके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भारत को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। भारत के अंदर काफी बड़ा ट्रांसफॉर्म आएगा, हमारा जो यूथ पढ़ के आगे आएगा वो काफी स्ट्रांग होगा, स्किल ओरिएंटेड होगा, स्मार्ट होगा। ओके गाइस, तो ये सारी बातें थी अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसी तरह से हम करंट अफेयर्स के वीडियो आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।